क्लास 11th BST सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले हमें बताया हुआ है फाइनेंस के बारे में, बिजनेस फाइनेंस के बारे में। उसके बाद क्लासिफिकेशन है बेसिस पे ओनरशिप की, या फिर वो बोरोड है ये, और उसके बाद उनके सोर्सेज हैं। अगर अब हम इसे हटा दें और इसको ले आएँ, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मेनली आंसर्स यही हैं, बस एक बार पढ़ लेने ये। बिजनेस फाइनेंस होता है जो मनी हमें रिक्वायर्ड होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए। यानी कि मेरे को आज बिजनेस करना है, उसके लिए मेरे को हर रोज़ कुछ पैसा लगेगा, वही बिजनेस फाइनेंस होता है। इसको भी छोड़ दो, यहाँ पे आओ। फीचर्स क्या होते हैं? कई बार फीचर्स पूछता है, नेचर पूछता है, सब यही होता है। हर बिजनेस को लगता है ये। डिपेंड करता है हमारे को नेचर और साइज पे बिजनेस का, कि हमें कितनी उसकी ज़रूरत है, फाइनेंस कितना चाहिए, कितने पैसे चाहिए। ये हर टाइप के फाइनेंस को इंक्लूड करता है, बोरोड हो या फिर ओनर का हो। उसके बाद कंटिन्यूस बेसिस पे लगता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को आज था उसके बाद कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। पैसे की ज़रूरत हर बार पड़ती है। फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे को कभी हमेशा सेम अमाउंट लगे। कभी कभी मेरे को ज़्यादा पैसे लगेंगे बिज़नेस को चलाने के लिए, कभी कम लगेंगे उससे। जो बिज़नेस का साइज़ है डिटरमाइन करता है कि कितनी उसमें हमने कैपिटल लगा रखी है। कैपिटल और यहाँ पे फाइनेंस का मतलब एक ही है। उसके बाद एक वाइडर टर्म है। पैसा एक बहुत वाइडर टर्म है, ये नहीं बताता कि ये कौन सी है। इसमें सब कुछ आ गया, ये देख रखा है, एस्टीमेट्स आ गए, प्रोक्योरमेंट, इन्वेस्टमेंट, सारे फंड्स जो होते हैं सब इसमें आते हैं। अब मैंने अभी बोला था कैपिटल। कैपिटल भी दो तरीके की होती है, फिक्स्ड होती है या वर्किंग। फिक्स्ड यानी कि कुछ ऐसी कैपिटल जो मैंने एक बार लगा दी और लॉन्ग पीरियड के लिए। लोगों ये भी लिख देता हूँ, लॉन्ग पीरियड, और ये डे टू डे होता है, डे टू डे, जैसे कि हर रोज़ के लिए चाहिए। इसे ऑपरेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में अगर हम देखते हैं तो कुछ टाइम पीरियड डिसाइड कर देते हैं, जैसे कि शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। शॉर्ट पीरियड यानी कि 1 साल से कम वाला, मीडियम यानी कि 1 से 5 साल का, लॉन्ग यानी कि 5 से 20 साल का। इससे ज़्यादा के बारे में किताब में ही नहीं बता रखा। ठीक है, अब ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से मेनली सारा चैप्टर है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, बिजनेस दो टाइप्स में डिवाइड है, बिजनेस नहीं, फाइनेंस। ओनर्स फंड होता है और बोरोड फंड होता है। ओनर्स फंड यानी जो ओनर का है, ज़रूरी नहीं है वो ओनर एक ही हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं इस बारे में भी अभी बात करेंगे। और बोरोड फंड यानी कि लोन ले लिया मैंने बॉन्ड्स, डिबेंचर्स जो होते हैं, ये भी आगे पढ़ेंगे। इसको पढ़ने में फ़ायदा इतना नहीं है, रुको, इसमें दे रखा है वो। इन्हें अलग अलग मत पढ़ा करो, डिफरेंस की एक टेबल होती है, हाँ ये पढ़ो। इसमें अगर तुमसे पूछा ओनर्स फंड बताना है तो सिर्फ इतना बता देना, तुम्हें पूछा बोरोड तो ये, और डिफरेंस तो दोनों बता देना। मेहनत कम से कम करनी चाहिए। देखो, मीनिंग यानी कि फंड्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर, यहाँ पे है रेज थ्रू लोन्स एंड बोरोइंग्स। ये होता है परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मेरे को ये कुछ समय के बाद लौटाना है। मैंने आज ले ली ये इन्वेस्टमेंट और मैं ना दूँ, बिजनेस ही हूँ, मैं ही बिजनेस हूँ और मैं ही ओनर हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फिक्स पीरियड के लिए होता है। अब मेरे को अपने ही बिजनेस में अगर पैसे लगाने हैं तो इसके लिए मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लेता, लेकिन अगर मेरे को लोन लेना है तो उसके लिए सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो यहाँ डज नॉट रिक्वायर जनरली प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स क्यों? क्योंकि आपकी गुडविल वगैरह पे मिल जाता है, ऐसा नहीं है, पर सिक्योरिटी में आप क्या दोगे कि मेरी गुडविल अच्छी है। फिक्स्ड एसेट होता है आपने पैसे नहीं दिए, उन्होंने बेच दिया आपकी ज़मीन को, पैसे रिकवर कर लिए। कंट्रोल, अब ओनर ही है तो उसके पास कंट्रोल है, लेकिन अगर आप बिज़नेस के लिए किसी और से पैसे लोगे तो ऐसा थोड़ी भैया आप ही चला लो, बिजनेस चलाओगे तो आप खुद ही, तो यहाँ पे नहीं देता। डू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल। रिस्क ऑफ रिफंड, कई बार क्या होता है, मेरा पैसा था डूब गया तो मैं लौटाऊंगा नहीं, मैं खुद समझ लूँगा कि यार कोई बात नहीं, होता है। लेकिन वही मैंने अगर लोन ले रखा था बैंक से, बैंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने बिजनेस में पैसे डुबा दिए, उसको उसके पैसे वापस चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे
रिस्क बहुत कम है बैंक की साइड से, नेग्लिजिबल। लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है प्राइमरीली ओनर्स का, ठीक है। अब रिटर्न जो होता है, रिटर्न यानी कि यहाँ पे वो वाला नहीं है कि रिटर्न करना पैसे को। रिटर्न यानी कि जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम कहते हैं ना मेरे पास रिटर्न आ रहा है, ये उस रिटर्न की बात हो रही है। इसे इसमें कहते हैं डिविडेंड, जब आप ओनरशिप भी होती है आपके पास कुछ, और यहाँ पे इंटरेस्ट आता है। अब यहाँ पे देखो कुछ सोर्सेज जो हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये क्या होती हैं, इनके बारे में आगे चैप्टर है। डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स, ICD बोलते हैं इसे, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट को, ट्रेड क्रेडिट और पब्लिक डिपॉजिट्स, इसे करेंगे। मेजरली अब केस स्टडी से ही क्वेश्चन बनाने लगे हैं स्कूल वाले BST को लेके, तो केस स्टडीज़ के लिए या तो लास्ट ईयर क्वेश्चन वाले में करेंगे, नहीं तो अलग से वीडियो दूंगा। अब यहाँ आ जाओ ओनर्स फंड में, ये हो गई काम की चीज़ शुरू होती है यहाँ पे, तो फिर से यहीं आ जाते हैं। देखो भैया ओनर फंड में क्या बोल रहा हूँ मैं, अगले से बोलूँगा, ये ज़्यादा लंबी हो रही है। यहाँ से शुरू हो रहा है हमारे पास ओनर फंड्स के सोर्सेज। 3 सोर्सेज हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। पहला है प्रेफरेंस या प्रेफरेंशियल भी इसे बोल देते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स और इक्विटी शेयर्स। अगर तुम्हें पता हो या ना पता हो, ये दोनों तो हैं शेयर्स, यहाँ पे देख लेना, ज़रूरी नहीं है इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा इस बारे में, मन हो तो कर लेना, टाइम हो तो। रिटेन्ड अर्निंग्स एक अलग चीज़ है, इसलिए सबसे पहले अब हम इसे पढ़ लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, अगर मैं एक बिज़नेस हूँ, मेरे पास कुछ मैं कमाता रहता हूँ, तो हर बार मैं प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट अलग रख लेता हूँ कि ये मेरे फ्यूचर में काम आएगा। अकाउंट्स में भी ये पढ़ा होगा शायद, देखो, पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट केप्ट एज रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़। ये ज़्यादा डिपेंडेबल होता है। क्यों होता है? डोंट डिपेंड ऑन इन्वेस्टर्स और मार्केट। मार्केट ख़राब चल रही हो या अच्छी चल रही हो, मेरे पास जो प्रॉफिट्स रखे हुए हैं उन पे थोड़ी कोई प्रभाव पड़ेगा। इकोनॉमिकल होता है। क्यों होता है? कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई डिविडेंड नहीं देना, मेरा ही पैसा मैं कितना इस्तेमाल करूं, इससे कोई भी कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। अपना प्रॉफिट लगाया तो कोई कैसे कह देगा कि भाई मेरे को भी तो कंट्रोल, ठीक है। सरप्लस जो होता है वो बोनस शेयर्स में बन गया, यानी कि कुछ ओवर पैसा जो था, अब मेरे को शेयर्स नहीं निकालने पड़े उसके लिए, लेकिन पैसा मेरे पास आ गया। पर्पस जो होता है ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए होता है, ठीक है। अब सिर्फ 2 ही बचे हमारे पास ओनर्स फंड्स में, प्रेफरेंशियल शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इनमें कोई स्पेशल राइट नहीं मिलता इंसान को, ये बस थोड़े सस्ते होते हैं। इनको लेने के बाद आपको हर बार जो पैसे मिलते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते, वो कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है, कितना प्रॉफिट है, इस पर डिपेंड करता है हर बार। और सिर्फ एक सबसे बड़ी खासियत होती है इन लोगों की कि इनको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, है ना। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। शेयर्स डू नॉट कैरी एनी स्पेशल एंड प्रेफरेंशियल राइट्स इन रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यानी कि पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड, इनको डिविडेंड में कोई खास इज्जत नहीं मिलती, कंपनी ने कमाया तो मिला, नहीं कमाया नहीं मिला। और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कह रहे हैं अभी ये क्या है? कंपनी मानो कह रही कि बस मेरा अब हो गया, मैं तो भैया आराम करूँगा, तो कंपनी क्या करती है, जिसकी जितनी कैपिटल थी उसको लौटाना शुरू करती है। तो उसमें भी इक्विटी शेयर्स वालों का नंबर आता है बाद में, पहले प्रेफरेंशियल शेयर्स वालों को इनका पैसा दिया जाता है, उसके बाद बचा तो इनको मिलेगा, नहीं बचा तो वो भी नहीं। इसके बाद क्या है? आर रेसिडुअल ओनर्स एज दे गेट डिविडेंड ओनली आफ्टर ऑल अदर क्लेम्स ऑफ द कंपनीज इनकम। यही बात जो बाकी सबको मिल गया उसके बाद इन्हें मिलता है, इसलिए इन्हें रेसिडुअल ओनर्स भी कहते हैं। अब इसके आगे दे रखा है लिमिटेड जो है लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या है कि अगर मानो कंपनी का दिवालिया पिट गया, कंपनी ने कह दिया मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है, तो कोई इनसे आके ये नहीं कह सकता कि चलो अपना जो है घर मकान सब बेचो और कंपनी का पैसा जुटाओ।
इनके पास बस ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो शेयर था उसका पैसा इन्हें नहीं मिलेगा और इनका वही लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा इनका लॉस कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब प्रेफरेंशियल शेयर पे आओ। ये बहुत ज़्यादा मज़े लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के आगे। ठीक है, पहले हम यही पढ़ते हैं कि इनको क्या बेनिफिट है। इनके पास देखो, इन्हें फिक्स्ड रेट मिलता है डिविडेंड। ऐसा नहीं है कि भैया कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा तो इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। अगर कंपनी का कुछ भी प्रॉफिट हो इनको पैसे मिलते हैं। राइट टू रिसीव पेमेंट ऑन कैपिटल। अगर कंपनी की हालत ख़राब है, कंपनी ने कहा बस मेरा हो गया, तब भी भैया इनका पैसा इन्हें पहले मिलेगा, उसके बाद और कुछ होगा। बस इनको वोटिंग राइट नहीं होते, और सिर्फ इसलिए जो लोग ले रहे हैं इक्विटी शेयर वो ले रहे हैं क्योंकि उनको वोटिंग राइट मिलते हैं उसमें, और कोई फ़ायदा नहीं है। फीचर्स इसके भी पढ़ लो, है ना। हाँ, रिसीव एट फिक्स्ड रेट, राइट टू रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल, ये वाला ही था जो दूसरा वाला था ना, रीपेमेंट, ये वही है। वोटिंग राइट इनमें कुछ नहीं होते। हाइब्रिड सिक्योरिटी बिकॉज दे हैव फीचर्स ऑफ इक्विटी एंड डिबेंचर्स। इक्विटी शेयर्स के हमने पढ़ लिए, डिबेंचर्स जब पढ़ेंगे ये वाला तब समझ आएगा, इस पर दोबारा आ जाएंगे तब याद रहा तो। इशूड विदाउट क्रिएटिंग चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट। अब मेरे को अगर वहाँ पे प्रेफरेंशियल शेयर लेना है तो मेरे को अपनी कोई वो नहीं दिखा ना कि भैया मेरे पास ये एसेट है, इससे तुम कुछ चार्ज काट लेना तो दे दो, ये मिल ही जाएगा मेरे को बिना ये सब करे। यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कम है तो बर्डन भी कम होगा। ये बढ़ सकता है इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम में, इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। अब कॉमर्शियल बैंक के बारे में बात करते हैं। अब कॉमर्शियल बैंक यही है, SBI, PNB, कनारा बैंक जो होते हैं, इनका क्या है, ये तो नॉर्मल बैंक है। ये शॉर्ट और मीडियम टर्म में देते हैं, यानी कि ये ऐसे नहीं है कि 10 साल का लोन दे दिया, 5 साल तक का दे देते हैं, ऐसा किताब में लिखा है। मेरी जानकारी इतनी नहीं है अभी। देखो फीचर्स क्या है, एक्सटेंड लोन टू ऑल साइज ऑफ फर्म, यानी कि मेरा बिजनेस चाहे 1 करोड़ कर रहा हो या मेरा बिजनेस 100 करोड़ कर रहा हो, मैं इनसे लोन ले सकता हूँ। सिक्योरिटी पे देते हैं ये लोन जनरली, जहाँ पे भी तुम्हें डाउट हो जनरली लिख देना, इकोनॉमिक्स में जहाँ डाउट हो अप्रॉक्स लिख दो, इससे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि टीचर कहे चल ठीक है। हाँ, प्रोवाइड फाइनेंस इन द फॉर्म। अच्छा, अब ये जो पैसे देते हैं ये कैश क्रेडिट भी दे देते हैं, ये ओवरड्राफ्ट भी दे देते हैं, ये टर्म लोन्स भी दे देते हैं। ओवरड्राफ्ट तो तुम्हें पता ही है, अगर तुमने अकाउंट्स भी पढ़ी है ओवरड्राफ्ट जानते होगे। कैश क्रेडिट भी पता होगा, रोकड़ा दे देते हैं। टर्म लोन्स क्या है कि कुछ टर्म्स पे इन्होंने लोन्स रखे हैं, चुका देना। कैन बी रीपेड, आप चाहो आप एक साथ जाके चुका दो ये सारा पैसा, या इंस्टॉलमेंट्स में, ये या तो आपकी चॉइस होती है, ऐसा नहीं है। ये पहले एग्रीमेंट होता है कि आप कैसे दोगे, उस पर डिसाइड होता है, और ये आप इजीली ले सकते हो। अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक होता है तो आप बिना किसी दिक्कत के जाओ और बोलो कि भैया मेरे को इतने पैसे दे दो, ये रहा मेरे पास सिक्योरिटी, जमा कर लो, तो वो दे देंगे आपको पैसे निकाल के कि ले जाओ। इतना भी आसान नहीं होता, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, पर प्रोसेस यही है। फिर पब्लिक डिपॉजिट्स, ये शॉर्ट से मीडियम टर्म होता है। अब हमने जो पैसा उठवाया है वो जनरल पब्लिक जो होती है उससे ही ले लिया, लेकिन मैंने उनको बदले में ये नहीं कहा कि मैं आपको कंपनी में हिस्सा दे दूंगा, ये वो, मैं पैसा ही ले रहा हूँ बस। सिंपल मेथड है, सिक्योर्ड नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज, कोई चार्ज नहीं लग रहा मेरे को ना अपना एसेट देना पड़ रहा ना कुछ, सिंपल काम। कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा, लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अब यहाँ पे जो कॉमर्शियल बैंक में है ना, यहाँ पे जितना होगा मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के अपनी बातों को पब्लिक डिपॉजिट उससे सस्ते में ले सकता हूँ। और अगर आपको लिमिटेड फंड्स ही चाहिए तो आप ये कर सकते हो। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, और ये इस तरीके से नहीं होता कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हम किसी के पास जाके मांगे। ट्रेड क्रेडिट ऐसा होता है कि मैं भी बिजनेस करता हूँ और आप भी बिजनेस करते हो। मैंने आपको कहा कि मेरे को 10 टन माल दे दो, और कुछ पेमेंट मैंने पहले कर दी, और कुछ नॉर्म होता है शायद 6 महीने का, यहाँ पे 90 दिन दे रखा है, 3 महीने का 15 से 90 दिन, कि इसके बाद इसके बीच में पैसे मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने आपको कुछ पेमेंट कर दी, जैसे ये टोटल था, मैंने आपको इतनी पेमेंट कर दी, 80% जो है वो मैंने बोला कि भाई इतना तो ट्रेड क्रेडिट होता ही है, मैं तेरे को 30-35 दिन में दे दूंगा।
आप कहोगे हाँ क्या, हाँ ठीक है, शॉर्ट टर्म रेंजिंग फ्रॉम 15 से 90 दिन, प्रमोट करता है सेल। अब मैंने आपसे जब कितने टन माल लिया था अभी, 10 टन था शायद ना, है ना, तो मैंने आपसे 10 टन माल ले लिया, भले मैंने पैसे नहीं दिए, पर आपकी सेल तो बूस्ट हो ही गई। जब मैं ये बेच दूंगा मैं आपको पैसे भी दे दूंगा। तो इसलिए जो कंपनी कहेगी ना कि नहीं हम ऐसे नहीं करते, उससे मैंने ये 10 टन माल नहीं लिया होता, तो उसकी सेल कम है। तो ये सेल प्रमोट करते हैं इससे, इंटरेस्ट नहीं लेते इसमें कोई। ऐसे नहीं है कि आज 10 लाख देना है तो कल 12 देना, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। अब क्या है, 4 जगह, हाँ, अब ऐसे भी नहीं कि मेरे को इसको अपना एसेट देना पड़ेगा या मेरे एसेट पे कुछ वो लग रहा है चार्ज की तब दोगे, सब चलता रहता है, ये खुद पढ़ लेना अब बाकी। अब क्या है, हाँ, अब है आईडीसी। कई बार इससे क्वेश्चन आता है, लंबा वाला जो होता है ना, 3-4 मार्क्स, 3-4, अच्छा दिख तो रहा ही नहीं हुआ, ये 3-4 मार्क्स वाले आ जाते हैं। इसे बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म होता है। इंटर कॉर्पोरेट यानी कि मानो ये सब कॉर्पोरेट है, इसने इससे पैसे लिए, इसने इससे और इसने इससे, ऐसे होता है ये काम। यानी एक कॉर्पोरेट एंटिटी दूसरी कॉर्पोरेट एंटिटी से जब पैसे ले लेती है उसे बोलते हैं ये क्या है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है इस काम में, कोई लीगल हैसल्स नहीं, हैसल नहीं है। ऐसे नहीं है कि भैया मेरे को मिन्नतें करनी पड़ रही हैं या कोर्टों में जाना पड़ रहा है, मेरे को पैसे दे दो, नहीं मिल रहे। अच्छा सोर्स है, अगर आपको पैसों की कुछ तंगी है आप इससे कर लो। इंटरेस्ट फिक्स्ड भी रह सकता है, फ्लोटिंग भी, ये आपके एग्रीमेंट पे डिसाइड करता है। जो ब्रोकर्स होते हैं ना इस लाइन में, वो कभी नहीं बताते कि लेंडर कौन है और बोरोवर कौन है। जैसे देखो, इसने इससे लिया और इसे दे दिया, लेकिन इसको कभी नहीं पता होगा इसने इससे लिया है, और इसको कभी नहीं पता होगा इसका पैसा इस पे गया है। ऐसे होता है ये काम। वही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल में अगर कुछ कमी है तो सॉल्व हो जाती है। पूरा चैप्टर इतना सही था, लेकिन अब हम ये उम्मीद जो कर सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, इन दोनों का डिफरेंस, है ना। इसके बाद इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस, आईडीसी एक्सप्लेन करो, या फिर कैसे ये दोनों अलग हैं, कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कॉमर्शियल बैंक्स की मदद से हम लोन ले सकते हैं। ये आईडीसी तो बोल दिया। इसमें से केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, या तो इसमें ही होगा, नहीं तो जो ये सारी केस स्टडी हैं ये हो गई ना, ये सब एक बार नज़र तो मार ही लेना। बाकी जब बाद में क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो ज़रूर कराएंगे ये भी। यहाँ पे